नमस्कार मित्रों, आज हम करेंट अफेयर्स में पिछली क्लास से आगे चलेंगे। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि समाचार पत्रों में जो वर्ड्स आते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो रेगुलर आ रहे हैं, उनका मतलब क्या होता है, तो उसी को हम लोग आगे देख रहे हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। जननांकीय लाभ। तो जननांकीय लाभ क्या होता है मित्रों? जब कार्यशील जनसंख्या जो है वो आश्रित जनसंख्या से अधिक हो जाती है, तो इस स्थिति को जननांकीय लाभ कहा जाता है। मतलब कमाने वाले ज़्यादा हो जाएं और खाने वाले कम हो जाएं, ठीक है ना। खाने वाले, आश्रित रहने वाले कम हो जाएं, ठीक है ना। जैसे वर्तमान में भारत में यही कंडीशन है। भारत कार्यशील जनसंख्या अधिक है भारत में और आश्रित जनसंख्या कम है, तो भारत जननांकीय लाभ की स्थिति में है मित्रों। इसी के कारण जननांकीय लाभ का संतुलन बनाए रखने के लिए चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को समाप्त कर दिया, ठीक है ना, कि उनकी कार्यशील जनसंख्या बनी रहे। अब देखिए, ये जो कार्यशील जनसंख्या है और आश्रित जनसंख्या, इसका सेंस क्या होता है? तो 15 वर्ष से नीचे और 64 वर्ष से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें आश्रित जनसंख्या माना जाता है। कहने का मतलब इन्हें बस खाना है, इन्हें काम नहीं करना है, ये क्या कहे जाते हैं साहब? आश्रित जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या क्या हो जाएगा साहब? तो जो बीच के लोग बचेंगे 15 से 64 वर्ष के लोग क्या माने जाते हैं सर? क्या माना जाता है? कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। इन्हें काम करना चाहिए और इन्हीं लोगों को अगर काम नहीं मिलता है या काम नहीं करते हैं तो इन्हें बेरोजगार कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बेरोजगार। तो देखिए, रोजगार वाले व्यक्ति की भी एक डेफिनेशन बनाई गई है। रोजगार वाला व्यक्ति उसे कहा जाता है जिसके पास वर्ष में कम से कम 273 दिन 8 घंटे का काम हो। मतलब प्रतिदिन कितने घंटे का काम हो? 8 घंटे का काम हो, 273 दिन, यानी मोटा मोटी 9 माह अगर आपके पास वर्ष में काम है, ठीक है ना, तो आप रोजगार वाले व्यक्ति हैं। नहीं है तो आप बेरोजगार हैं। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो आप क्या हैं साहब? बेरोजगार कहे जाएंगे। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो क्या है? बेरोजगार है। चलिए साहब, नैनो यूरिया। तो नैनो का मतलब होता है साहब तरल यूरिया। क्या होता है? तरल यूरिया। इससे तरल यूरिया से क्या हुआ? परिवहन लागत कम हो गई, ठीक ना। लागत क्या हुई साहब? कम हुई। और यूरिया का असर भी बढ़ा। यूरिया का असर भी क्या हो गया? बढ़ गया। असर क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है ना साहब। यही होता है नैनो यूरिया या तरल यूरिया। इसमें ध्यान रखेंगे, इसका पहला संयंत्र जो है भारत में, पहला संयंत्र कहाँ बना था? कल्लोल, गुजरात में। कल्लोल, गुजरात में। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में फूलपुर में। कहाँ बना सर? फूलपुर में बना। कहाँ पे? फूलपुर कहाँ? इलाहाबाद में, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ ध्यान रखना है कि यूरिया जो है, यूरिया में यूरिया का जो सूत्र होता है मित्रों, NH2CO, NH2 होता है। इसको कार्बेमाइड भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? कार्बेमाइड भी कहा जाता है। और ये प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक पदार्थ था जो प्रयोगशाला में बना। इसके पहले ये माना जाता था कि किसी कार्बनिक पदार्थ को प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, ठीक है ना, इसे कृत्रिम रूप से हम नहीं बना सकते। लेकिन बनाया गया, किसने बनाया सर? वोलर ने बनाया। किसने बनाया? वोलर ने। और एक बात और ध्यान रखेंगे, यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है सर 46.66% होता है। कितना होता है? 46.66% होता है। ये है आपका यूरिया का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं रेन फेड फार्मिंग। तो रेन फेड फार्मिंग क्या होता है साहब? वर्षा आधारित कृषि होती है। क्या होती है साहब? वर्षा आधारित कृषि। सामान्य भाषा में ये कहा जाए तो वर्षा जल का संचयन किया जाएगा। वर्षा जल का क्या किया जाएगा? वर्षा जल संचयन होगा। और कैसे होगा? पाइप लगा करके नीचे बोरवेल बना करके पानी नीचे कर दिया जाएगा जिससे वाटर लेवल बना रहे और कृषि कार्य किया जाएगा। तो जानते हैं वर्षा आधारित जो कृषि होती है उसे रेन फेड फार्मिंग कहा जाता है। आगे देखते हैं साहब, ई वेस्ट। तो इसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई कचरा कहते हैं। ई कचरा कहते हैं। तो ई कचरा है तो किससे निकलता होगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से। किससे निकलता होगा सर? इलेक्ट्रॉनिक
उपकरणों से निकलता होगा। किससे निकलता होगा? इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलता होगा। ठीक है ना सर। अब देखिए, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो जो उसका वेस्ट होता है उसी को ई वेस्ट कहा जाता है। और ये पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। पर्यावरण के लिए क्या है साहब? ये हानिकारक है। ठीक है ना, क्या है? हानिकारक है। ठीक है ना। और मज़े की बात है कि भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है। भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है। क्या है सर? भारत इसका सबसे बड़ा आयातक है ई वेस्ट का। हालांकि सबसे ज़्यादा उत्पादन अमेरिका करता है, लेकिन सबसे अधिक आयात कौन करता है? भारत। किस लिए? कि उसमें जो कीमती धातुएं होती हैं उसको निकालने के लिए। ठीक है सर। आगे देखते हैं नियो बैंक। ये नया कॉन्सेप्ट है। नियो बैंक में क्या होता है? कोई भी भौतिक शाखा नहीं होगी साहब, ध्यान रखिएगा। कोई भी भौतिक शाखा नहीं होगी। सब कुछ क्या होगा? ऑनलाइन होगा। सब कुछ क्या होगा साहब? ऑनलाइन होगा। क्या होगा? ऑनलाइन होगा। एक बैंक है, आपने नाम सुना होगा, ओपन बैंक का क्या नाम है? ओपन। ओपन बैंक क्या है? यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। वो किस प्रकार का बैंक है? तो नियो बैंक है। तो ध्यान रखेंगे, नियो बैंक की कोई भौतिक शाखा नहीं होती है, सब कुछ उसका क्या होता है? ऑनलाइन होता है। उदाहरण स्वरूप ओपन। आगे देखते हैं सर, ट्रांसफैट। ये जानते हैं संतृप्त वसा होती है। क्या होती है साहब? संतृप्त वसा होती है, जो खाद्य पदार्थों में, बेसिकली डब्बाबंद खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। ये हानिकारक है। क्या है साहब? हानिकारक है। तो भारत में अभी इसकी सीमा जो है ना, भारत में इसकी सीमा अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है साहब? ये ध्यान रखना है। ट्रांसफैट की सीमा अधिकतम कितनी निर्धारित की गई है? 2%। और वहीं अगर देखेंगे विकसित देशों की हम बात करेंगे, तो विकसित देशों में इसकी सीमा जो है सर 0% है, यानी इसको मिलाया ही नहीं जा सकता। लेकिन हमारे देश में अभी ट्रांसफैट की अधिकतम सीमा कितनी रखी गई है? 2%। अधिकतम ट्रांसफैट की सीमा कितनी रखी गई है? 2%। अगला देखते हैं सर, PIL या जनहित याचिका। इसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोष्ठक में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन या जनहित याचिका लिखा ही है। इसे लोकहितवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं साहब? लोकहितवाद भी कहते हैं। 1985 में भारत में इसकी शुरुआत 1985 में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे श्री PN भगवती, उन्होंने शुरू किया। किसने साहब शुरू किया? PN भगवती ने शुरू किया। किसने? PN भगवती ने। आप देखते हैं तमाम न्यूज़ में आता है कि बुलडोजर चलाया गया, अतिक्रमण हटाया गया, खाली मैदान का मतलब सरकारी ज़मीन खाली कराई गई। तो ये सब किससे होता है साहब? PIL से। जनहित याचिका दाखिल किया जाता है हाई कोर्ट में, वहाँ से आदेश आता है, उसके बाद से अतिक्रमण हटाया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं साहब? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कोई भी दाखिल कर सकता है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना है ये केवल सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध होता है। किसके खिलाफ होता है साहब? सरकारी संस्थाओं के विरुद्ध होता है। ठीक है ना। चलिए साहब आगे देखते हैं। LGBT, तो ये ट्रांसजेंडर्स जो हैं, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है ना, उनके लिए LGBT जैसे लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनको बोला जाता है। तो LGBT समुदाय को भारत में अब मान्यता दे दी गई है। क्या हुआ साहब? मान्यता दे दी गई है। अभी ये प्रकरण चल रहा है, ठीक है ना। LGBT को क्या दे दी गई है? मान्यता दे दी गई है। समलैंगिकों को मान्यता दे दी गई। किसको मान्यता दे दी गई? समलैंगिकों को मान्यता दे दी गई। लेस्बियन महिला समलैंगिक को कहा जाता है, गे पुरुष समलैंगिक, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ठीक है ना, इनको मान्यता दे दी गई। कृत्रिम वर्षा, तो जानते हैं सिल्वर आयोडाइड, सोडियम आयोडाइड और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाते हैं? कृत्रिम बादल बनाते हैं और वर्षा करते हैं। क्या करते हैं साहब? कृत्रिम बादल बना करके वर्षा कराई जाती है, कृत्रिम वर्षा कराई जाती है। अभी देखिए जो फॉग, वहाँ पे स्मॉग की स्थिति है, धुंध की स्थिति है दिल्ली और जैसे महानगरों में, तो वैज्ञानिकों ने सलाह दिया है कि अगर धुंध से राहत पानी है तो हमें कृत्रिम वर्षा करानी चाहिए। ठीक है सर।
अगला ग्लोबल वार्मिंग, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ना। वैज्ञानिकों का एक आकलन है साहब कि पिछली एक शताब्दी में पृथ्वी का तापमान ना 14 से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कितना हो गया है? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है। कितना हो गया सर? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस में, यानी पृथ्वी गर्म हो रही है। किसके कारण हो रही है साहब? तो कहा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों के कारण। किसके कारण? ग्रीन हाउस गैसों के कारण, जिनमें सबसे प्रमुख कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। कितने प्रकार की गैसें चिन्हित की हैं ग्रीन हाउस गैसें? 6। और जानते हैं विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग संबंधित जो आंकड़े होते हैं ना, जलवायु परिवर्तन संबंधित आंकड़े जो होते हैं, वो IPCC के द्वारा जारी किए जाते हैं। किसके द्वारा? IPCC के द्वारा। ये 1988 में बनी थी। यूएनओ की एक संस्था है, इसे कब बनी थी? 1988 में। और यही दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के आंकड़े देती है। और हम आप भली भांति परिचित हैं कि आजकल जलवायु परिवर्तन कितनी तेज़ी से हो रहा है, कब कैसा मौसम हो जाए। इस साल का मौसम आपने देखा कितना अजीब था, लोग हीट वेव से कितने सारे लोग मरे। अभी भूकंप आ रहा है, कहीं बादल फट रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। ठीक है सर, आगे देखते हैं। जैव विविधता, किसी स्थान पर कितने प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, उसे ही क्या बोलते हैं साहब? जैव विविधता बोलते हैं। उसे ही जैव विविधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव विविधता बोलते हैं। क्या कहते हैं सर? वही जैव विविधता है। किसी स्थान पर कितने प्रकार के जीव जंतु और वनस्पतियां पाई जाती है, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। ठीक है ना, यही है। अंग्रेजी में इसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। तो जानते हैं जहाँ तापमान ज़्यादा होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी और वहाँ जैव विविधता भी ज़्यादा होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ है साहब? शांत घाटी में है। कहाँ पे है? शांत घाटी है। शांत घाटी कहाँ है साहब? केरल में। कहाँ पे है? केरल में है। चलिए सर आगे देखते हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसका अधिनियम बना साहब 2009 में और इसकी स्थापना हुई NGT की 2010 में। इसका मुख्यालय कहाँ है साहब? नई दिल्ली में। NGT कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और ये करता क्या है? पर्यावरण कानूनों का पालन करवाता है। किसके लिए काम करता है साहब? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्था है। ठीक है ना। और ये जानते हैं जुर्माना भी लगा सकती है कानून तोड़ने पे, पर्यावरण कानून तोड़ने पे जुर्माना भी लगा सकती है और सज़ा भी सुना सकती है। अभी आपने सुना होगा उत्तराखंड सरकार को पेड़ लगाने का आदेश दिया या केरल सरकार पर जुर्माना लगा दिया। तो ये NGT है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है सब, आगे देखते हैं। UAV, इसका मतलब होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी मानव रहित विमान। मानव रहित विमान, इसको हम लोग आम बोलचाल में बोलते हैं साहब ड्रोन। क्या बोलते हैं? ड्रोन। इसमें आजकल तो देख रहे हैं ड्रोन फ़ोटो खींचता है, सारे काम कर रहा है। तो ड्रोन जो है, भारत का पहला कौन सा ड्रोन बना था साहब? रुस्तम। भारत का पहला ड्रोन कौन था? मानव रहित विमान कौन सा था? रुस्तम। और अभी हाल ही में भारत का पहला यात्री ड्रोन बनाया गया है, ठीक है ना, जिसका नाम रखा गया है वरुण। क्या नाम रखा गया साहब? वरुण। तो यहाँ ध्यान रखेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आम बोलचाल में ड्रोन। पहला ड्रोन हमारा रुस्तम और पहला यात्री ड्रोन वरुण। आगे देखते हैं सर। क्वाड, इसकी अवधारणा सर, क्वाड की अवधारणा जापान के प्रधानमंत्री जाने रहे हैं जिनकी हत्या हो गई थी, शिंजो आबे ने दी थी। किसने दी थी साहब? शिंजो आबे ने दी थी। और 2017 में यह संगठन अस्तित्व में आया। ठीक है, इसमें 4 देश हैं। चारों देशों का नाम देखिए, नक्शे के हिसाब से लिखते हैं। USA, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ही 4 देश है। इसका उद्देश्य क्या है साहब? तो हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में, हिंद और प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना।
चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकना, प्रभाव को रोकना, चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को क्या करना साहब, रोकना, ठीक है ना। और एक क्वाड देश मिलकर के ना मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं। कौन सा युद्धाभ्यास, मालाबार युद्धाभ्यास करते हैं सर, ध्यान रखना है। कौन सा युद्धाभ्यास करते हैं चारों देश, मालाबार, ठीक है सर। अगला देखते हैं NIA। जब 2008 में हमारे देश में बम्बई में हमले हुए, 2008 में बम्बई में आपको याद होगा 26/11 के हमले हुए थे, ठीक है ना। उसी के बाद 2009 में NIA का गठन हुआ। क्या हुआ साहब, 2009 में NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी का स्थापना हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और यह भारत की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। भारत की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। क्या है साहब, भारत की सबसे बड़ी गुप्तचर संस्था है। चलिए आगे देखते हैं। दिवालिया, तो जो व्यक्ति कर्जा न चुका पाए, किसका, बैंक का कर्जा न चुका पाए, उसे क्या घोषित कर देता है सरकार, क्या घोषित कर देती है, दिवालिया। अब दिवालिया का सेंस क्या है ना, उसका सब कुछ, बैंकक्रप्ट अंग्रेजी में बोलते हैं, उसका सब कुछ बेच भी दिया जाए तो जो कर्जा है वो चुकेगा नहीं, तो इस व्यवस्था को कहते हैं दिवालिया। आपने पढ़ा होगा, वो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता, वो आदमी वोट नहीं दे सकता जो दिवालिया हो, पागल हो या सजा याफ्ता हो, तो यही दिवालिया है, जो सरकारी कर्जा न चुका पाए। नहीं चुका पाते हैं, उनकी सारी संपत्ति कुर्क की जाती है। पता चला कुर्की की गई, 1 करोड़ का कर्जा है, 20 लाख रुपए की उनकी संपत्ति है, तो ऐसे लोगों को बैंक क्या घोषित करा देता है, दिवालिया, ठीक है ना। क्या, बैंकक्रप्ट या दिवालिया। चलिए साहब NPA, इसका मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं गैर निष्पादनकारी संपत्ति, गैर निष्पादनकारी संपत्ति, यानी जिसका कोई आउटपुट हमको नहीं मिल रहा है। यदि मान लीजिए बैंक से कर्जा लिया गया, बैंक से आपने कर्ज लिया, बैंक को लगातार अगर 90 दिन तक EMI न मिले तो बैंक क्या करेगा साहब, तो बैंक पैसे को क्या करेगा, लोन को NPA घोषित कर देगा। लोन को क्या घोषित कर देगा साहब, NPA घोषित कर देगा। यही नियम होता है कि यदि बैंक को 90 दिन तक कोई EMI न मिले तो बैंक क्या करेगा, NPA घोषित कर देगा उस लोन को। चलिए साहब आगे देखते हैं। EMI, अब EMI क्या होता है, तो इक्वेटेड मंथली, अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है लेकिन बात वही है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है ना। जैसे आप बाइक ले लेते हैं, कार ले लेते हैं, यहाँ तक कि आजकल जूता चप्पल सब लोग ले रहे हैं, किस पे, EMI पे। आपने लिया, 11 महीने की EMI बना दी गई, उसमें लोग मतलब ब्याज वगैरह सब जोड़ के बैंक फिक्स कर देता है कि आपको 4,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना ऐसे देना है, आपको EMI चुकाना पड़ता है। अगर लगातार आप 3 माह EMI न दें, यानी 90 दिन EMI न दें, EMI न चुकाएं, तो आपने जो लोन लिया है उसे क्या घोषित कर दिया जाएगा, NPA घोषित हो जाएगा। लोन क्या हो जाएगा, NPA घोषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, NPA घोषित हो जाएगा, ठीक है ना। ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री या खुले में शौच से मुक्त राज्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुले में शौच से मुक्त कहा जाता है। क्या कहते हैं, खुले में शौच से मुक्त कहा जाता है, ठीक है ना। पहला ODF राज्य हमारे यहाँ कौन सा है साहब, सिक्किम है। कौन सा राज्य पहला ODF है, तो सिक्किम है। आगे देखते हैं साहब, युवा वर्ग, राष्ट्रीय युवा नीति जो नई वाली लाई गई उसके अनुसार से कहा गया कि युवा जो होगा भारत में, उसकी आयु सीमा क्या होगी, तो युवा नीति मित्रों लाई गई 2014 में, युवा नीति लाई गई और उसी में घोषित किया गया कि युवा किसे कहेंगे, जिसकी आयु सीमा 15 से 29 वर्ष होगी। भारत में यही युवा माना जाता है, 15 से 29 वर्ष का व्यक्ति क्या माना जाता है, युवा वर्ग माना जाता है, ठीक है साहब। इसके अनुसार
राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार। वृद्ध जनसंख्या, जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी है, तो 60 वर्ष अगर हो चुकी है आपकी आयु तो आपको वृद्ध माना जाएगा। और ये जो वृद्धा पेंशन जैसे कॉन्सेप्ट होते हैं सब आपके ऊपर अप्लाई होंगे, आपको मिलेगा। और जानते हैं इसी में वयोवृद्ध जनसंख्या भी होता है। वयोवृद्ध जनसंख्या किसे कहते हैं साहब? तो जो 80 प्लस हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वयोवृद्ध जनसंख्या कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। ब्लू इकोनॉमी, तो ब्लू मतलब क्या होता है? पानी। तो ये सागरों पर आधारित अर्थव्यवस्था है, सागरों पर आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि भारत का जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है मित्रों कितना है? भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कितना है? भारत का EEZ तो 200 समुद्री मील है। कितना है साहब? 200 समुद्री मील है। कितना है? 200 समुद्री मील है। यहाँ तक जो भी संसाधन पाए जाएंगे, जो भी प्राकृतिक संसाधन समुद्र के अंदर पाए जाएंगे, सब किसके होंगे? भारत के होंगे। तो ठीक है ना सर। तो वहाँ पे जो संसाधन पाए जा रहे हैं उनसे जो हमारी अर्थव्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है ना। भारत ने हाल ही में ना ब्लू इकोनॉमी के लिए डीप ओशन मिशन एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। कि कौन सा कार्यक्रम चलाया है? डीप ओशन मिशन कार्यक्रम चलाया है सर। ठीक है, आगे देखते हैं सिल्वर इकोनॉमी। ये जानते हैं हम दुनिया भर में विकास हो रहा है तो वृद्ध जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। वृद्ध जनसंख्या क्या हो रही है साहब? बढ़ रही है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ रही हैं। तो वृद्ध नागरिकों को सेंटर में रख करके, वृद्ध नागरिकों को फोकस में रख कर, उनकी ज़रूरत के सामान को फोकस में रख करके, उनकी आवश्यकताओं को फोकस में रख करके जो अर्थव्यवस्था डेवलप की गई, जो सामान वस्तु उनके हिसाब से बनाए जाते हैं, वृद्ध नागरिकों को आधार बनाकर जो व्यवस्था बनाई जाती है उसी को कहते हैं साहब सिल्वर इकोनॉमी। यानी बुजुर्ग आदमियों को जो संसाधन चाहिए, चीज़ें चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो उसके लिए चीज़ें बनाई जा रही हैं, उसको किस में लाते हैं? सिल्वर इकोनॉमी के अंतर्गत लाते हैं। चलिए साहब आगे देखते हैं। पेरिस समझौता, ये COP 21, आप जानते हैं COP मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये COP 21 समझौता जो है 2015 में पेरिस में हुआ। ये किससे संबंधित है साहब? पर्यावरण संरक्षण से। किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है साहब? पर्यावरण संरक्षण से। और जानते हैं ये समझौता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसी समझौते के आधार पर ISA का गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन। सौर ऊर्जा गठबंधन इसी समझौते के आधार पर बना सर। ठीक है, 2015 में बना, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है साहब? गुरुग्राम में है, हरियाणा में। कहाँ पे है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ठीक है साहब, तो याद रखेंगे पेरिस समझौता 2015 एक कौन सा समय वो था? COP 21 था। ठीक है साहब, इसी समझौते के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन बनाया गया 2015 में, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। बर्ड फ्लू, तो देखिए वायरस जनित रोग है। बर्ड फ्लू क्या है साहब? वायरस जनित रोग है। H5N1 वायरस से होता है। किससे होता है साहब? H5N1 वायरस से होता है। ठीक है ना। और स्वाइन फ्लू क्या है साहब? ये भी वायरस जनित है, ये H1N1 वायरस से होता है। तो याद ऐसे रखेंगे, जिसके पैर ज़्यादा हैं उसका नंबर कम है, और जिसके पैर कम है उसका नंबर ज़्यादा है। ठीक है ना। तो बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से, और स्वाइन फ्लू H1N1 वायरस से। अब बर्ड फ्लू देखिए पक्षियों से होगा। ठीक है ना। बीमार पक्षी हुआ, आप उसको खा लिए, उसके संपर्क में हो गया। और स्वाइन फ्लू सुअरों से होता है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। डेंगू आजकल का सुपर स्टार यही है। ये जानते हैं एंडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। किस मच्छर से? एंडीज इजिप्टी मच्छर से। ठीक है ना। किस मच्छर से होता है? एंडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। आजकल गांव देहात शहर हर जगह ये पूरी तरह से फैला हुआ है। ठीक है ना। और जानते हैं इसकी जांच के लिए NS एंटीजन टेस्ट कराया जाता है। कौन सा टेस्ट होता है साहब? NS एंटीजन टेस्ट होता है। ठीक है ना। चलिए साहब, चिकनगुनिया ये भी एंडीज इजिप्टी मच्छर से ही होता है साहब। एंडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। किससे होता है? एंडीज इजिप्टी मच्छर से होता है। ये डेंगू इतना खतरनाक नहीं है, डेंगू से कम खतरनाक है। ठीक है ना। लेकिन उसका छोटा भाई है, ये भी ठीक नहीं है। ठीक है ना। इसमें कैजुअलिटी कम होती है, लेकिन डेंगू में तो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी होती है। आप देखते हैं प्लेटलेट वगैरह गिर जाता है। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है?
NS एंटीजन टेस्ट होता है। चलिए साहब अगला विडाल टेस्ट। गंदा पानी पीने से कौन सा रोग होता है सब? टाइफाइड। ये किसकी वजह से होता है? जल प्रदूषण की वजह से होता है। किसकी वजह से? जल प्रदूषण से होता है सर, ठीक है ना। और टाइफाइड की जांच है क्या? टाइफाइड की जांच क्या है साहब? विडाल टेस्ट है। क्या है? विडाल टेस्ट है, ठीक है ना। सार्स, तो देखिए साहब, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी मतलब एक कैसी बीमारी है? तो श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। कैसी बीमारी है साहब? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, ठीक है ना। और ये भी किससे, कौन से होती है? वायरस जनित होती है सर। किससे होती है? वायरस से होती है। और देखिए साहब, जो कोविड का वायरस था, ध्यान रखिएगा, जो कोविड का या कोरोना का वायरस था उसका नाम था सर, कोविड वायरस का क्या नाम है? सार्स CoV-2। क्या नाम था? सार्स CoV-2। तो सार्स का क्या होगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। आगे देखते हैं सर, आंगनबाड़ी। भारत सरकार ने ICDS कार्यक्रम चलाया था, ठीक है ना, ये 1975 में। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की शुरुआत हुई। तो आंगनबाड़ी बहन जो हैं कब से कार्यरत हैं? 1975 से। ये क्या करते हैं साहब? 6 वर्ष तक के बालकों एवं गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पुष्टाहार, इन सब चीज़ों का इंतजाम करती हैं। सर्वे वगैरह कराया जाता है इनके माध्यम से। तो ये 1975 से आंगनबाड़ी कार्य करती है। उसी तरह से साहब आशा कार्यकर्त्री होती हैं। कौन होती हैं? आशा। गांव में ये नाम बड़े कॉमन है, आप आसानी से सुन सकते हैं। तो आंगनबाड़ी 1975 से है, आशा 2005 से काम करती है साहब, 2005 से। ये स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं। कौन है साहब? स्वास्थ्य कार्यकर्त्री हैं। और इनकी शुरुआत NRHM के थ्रू हुई थी, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से। और NRHM कब शुरू हुआ? 2005 में। तो याद रखेंगे, आंगनबाड़ी 1975 और आशा 2005, ठीक है सर। आगे देखते हैं KCC। तो ये होता है सर किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें किसानों को ना भूमि पर लोन मिलता है। भूमि पर लोन मिलता है। किस पर? कृषि योग्य भूमि पर, यानी खेत पर लोन मिलता है, ठीक है। और इसी को किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। क्रेडिट कार्ड का सेंस क्या है साहब? जैसे आपने 1 लाख रुपये लिया, 1 लाख रुपये का KCC ले लिया। क्या ले लिया? 1 लाख रुपए का KCC लिया, और आप 10,000 रुपया इस्तेमाल किए, बाकी नहीं इस्तेमाल किए, तो लोन कितने पे देना है? ब्याज कितने पे देना पड़ेगा? केवल 10,000 पे देना पड़ेगा। यही क्रेडिट कार्ड, इसीलिए इसको क्रेडिट कार्ड कहते हैं। आप अपनी आवश्यकता अनुसार निकालिए। इसमें तमाम स्कीम अगर समय से जमा करते हैं तो तमाम तरह की छूटें भी मिलती हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू हुआ साहब? 1998 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1998 में शुरू हुआ था। अब देखते हैं साहब अगला, मिड डे मील, MDM। इसका नाम हालांकि 2021 में बदल करके क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को दोपहर का भोजन दिया जाता है। दोपहर का क्या दिया जाता है? भोजन दिया जाता है। कहाँ? स्कूलों में। और जानते हैं इसकी शुरुआत 1995 में तमिलनाडु से हुई थी। कहाँ से साहब? तमिलनाडु से हुई थी। कहाँ से? तमिलनाडु से हुई थी, ठीक है सर। आगे देखते हैं DRS। तो आजकल ये बड़ा कॉमन सा है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। देखते हैं एक खिलाड़ी को आउट दे दिया गया या नहीं दिया गया, दूसरी टीम क्या करती है? ऐसे हाथ उठा देती है कि हम रिव्यू लेना चाहते हैं, मतलब आपके एम्पायर के खिलाफ, फैसले के खिलाफ जाना चाहते हैं। इसी को DRS कहा जाता है। तो DRS किससे संबंधित है सर? तो ये संबंधित है किससे? क्रिकेट से। DLS डकवर्थ लुईस सिस्टम। डकवर्थ लुईस सिस्टम, क्या साहब? डकवर्थ लुईस सिस्टम। ये जानते हैं, बेसिकली ये अर्थशास्त्री हैं।
डकवर्थ लुईस कौन सा कॉन्सेप्ट है साहब? ये अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है। ये लोग अर्थशास्त्री थे, लेकिन इसका इस्तेमाल जानते हैं क्रिकेट में किया जाता है। क्रिकेट में किया जाता है। मान लीजिए मैच में वर्षा हो गई, वर्षा से बाधित हो गया मैच, बाधित हो गया, तो डकवर्थ लुईस नियम का प्रयोग करके, डकवर्थ लुईस नियम का प्रयोग करके क्या करते हैं, मैच में डिसीजन कोई ना कोई बनाया जाता है जो मैच वर्षा से बाधित हो जाता है। तो ध्यान रखना डीएलए से है। डकवर्थ लुईस सिस्टम किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच था। किसका था? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का। और पाकिस्तान को डकवर्थ लुईस सिस्टम से पाकिस्तान को जीत दे दी गई। पाकिस्तान को क्या दे दिया गया? जीत दे दिया गया। यही है डकवर्थ लुईस सिस्टम। आगे देखते हैं वाडा, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और दूसरा है नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा और नाडा ये क्या करती हैं साहब? खिलाड़ियों का डोप टेस्ट कराती हैं। कि क्या होता है साहब? खिलाड़ियों का डोप टेस्ट कराते हैं। डोप टेस्ट कराते हैं। क्या होता है साहब? डोप टेस्ट कराया जाता है खिलाड़ियों का। अब देखिए वाडा क्या करती है? वैश्विक संस्था है, और नाडा क्या है साहब? भारत स्तर पे इसका टेस्ट कराती है। अब देखिए डोप टेस्ट क्या होता है कि कहीं खिलाड़ी ने उत्तेजक पदार्थ, कहीं खिलाड़ी ने शक्तिवर्धक पदार्थ, उत्तेजक पदार्थ नहीं न लिया है, शक्तिवर्धक पदार्थ तो नहीं लिया है, इसकी जांच की जाती है। किस टेस्ट से? डोप टेस्ट से। कराता कौन है? वाडा और नाडा। विश्व भर में वाडा इसके लिए सबसे बड़ी संस्था है और भारत में नाडा है। आगे देखते हैं साहब CTBT, इसका नाम होता है कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। क्या होता है नाम? कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है ना? ये परमाणु अप्रसार संधि है। क्या है साहब? परमाणु अप्रसार संधि है। इसका तात्पर्य है कि साहब ये नाभिकीय हथियारों पर रोक लगाने के लिए संधि है। ये संधि 1996 में लाई गई। कब लाई गई साहब? 1996 में लाई गई। इससे पहले भी एक संधि आ चुकी है साहब, NPT। ये होता है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन संधि। ट्रीटी मतलब ट्रीटी। ये सर 1968 में लाई गई। कब लाई गई? 1968 में लाई गई और 1970 से लागू है। ठीक है ना साहब? ये भी क्या है? परमाणु अप्रसार संधि है। क्या है साहब? परमाणु अप्रसार संधि है। परमाणु अप्रसार संधि है। ठीक है साहब? लेकिन मज़े की बात है इन दोनों संधियों पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत का साइन नहीं हुआ है, न तो CTBT पर और न तो NPT पर। दोनों पे भारत ने साइन नहीं किया है। और जानते हैं जब भारत साइन नहीं करता है तो पाकिस्तान भी साइन नहीं करता है। तो पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया है कि पप्पा नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। आगे देखते हैं सर स्टार्ट संधि। तो स्टार्ट संधि जो है साहब नाभिकीय हथियारों, नाभिकीय और सामरिक हथियारों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने के लिए तो जानते हैं USA और रूस के बीच में, USA और रूस के बीच में ये संधि हुई। किसके बीच में? USA और रूस के बीच में हुई साहब। और ये संधि कब हुई? पहली बार 1991 में, दूसरी बार 2010 में हुई। 11 से लागू है। तो 1991 और 2010 ध्यान रखेंगे। लागू कब से है? 2011 से लागू है। हाल ही में रूस ने इसे मानने से मना कर दिया है। हाल ही में, क्योंकि इसमें रूस और अमेरिका में तनाव की स्थिति में है। हाल ही में रूस ने इसे मानने से मना कर दिया है साहब। क्या कर दिया है? मना कर दिया है। रूस ने इसे हाल ही में मानने से मना कर दिया। आगे देखते हैं नक्सलवाद। ये जानते हैं साम्यवाद का बिगड़ा हुआ रूप है, उग्र रूप है। साम्यवाद का उग्र रूप है। ठीक है साहब? इसकी शुरुआत 1967 में
पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से चारू मजूमदार नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है ना, चारू मजूमदार ने की थी नक्सलवाड़ी गांव से, इसीलिए इसे नक्सलवाद कहा जाता है। ठीक है ना। भारत में नक्सलवाद से सबसे अधिक कौन सा राज्य प्रभावित है? तो छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रभावित है? छत्तीसगढ़। आप उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में ध्यान रखेंगे तो ध्यान रखेंगे यूपी में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और चंदौली, 3 जिलों में नक्सलवाद की समस्या है। बाकी सब जगह नॉर्मल है, कोई बात नहीं है। इसकी शुरुआत चारू मजूमदार ने की थी। ठीक है सर, आगे देखते हैं। एनडीपीएस एक्ट 1985, ये नारकोटिक्स कानून है। कैसा कानून है साहब? नारकोटिक्स कानून है। मादक पदार्थों का सेवन और विक्रय, मादक पदार्थों का सेवन करना, विक्रय करना, ये सब किस कानून से, इस कानून से प्रतिबंधित है? एनडीपीएस एक्ट कानून से। अगर आप गांजा बेचते हुए पकड़े जाते हैं, पीते हुए पकड़े जाते हैं, तो एनडीपीएस कानून आपके ऊपर लगेगा। जैसे एलवीस यादव वाला प्रकरण है, जैसे कहा जा रहा है कि सांप का जहर दिया जाता था, तो अगर ये मामला सही निकलता है तो अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो कन्फर्म है कि ये धारा, यह कानून भी लगेगा, एनडीपीएस एक्ट। आगे देखते हैं साहब। पेशा एक्ट, ये 1996 में लाया गया। आदिवासी क्षेत्रों में पंचायती राज लागू करने के लिए, यह कानून बनाया गया। ठीक है साहब। अब कुछ आदिवासियों की शर्तों के अनुसार कानून बनाया जाता है, मतलब पंचायती राज लागू कर किया जाता है। ठीक है ना। एक कौन सा कानून है साहब? पेशा एक्ट। ठीक है ना। अब देखिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम, तो साहब ट्रांसजेंडर व्यक्ति संरक्षण अधिनियम 2019 में लाया गया और ट्रांसजेंडरों को क्या दिया गया साहब? तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। किसके रूप में मान्यता दी गई? तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है ना। किसके रूप में मान्यता दी गई? तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है। अभी यूपी के कुशीनगर में साहब भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। ठीक है सर, आगे देखते हैं। सिपरी, ये संस्था जानते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? स्टॉकहोम स्वीडन में। इसका नाम ही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये संस्था क्या करती है? विश्व भर में हथियारों के आंकड़े देती है। विश्व भर में हथियारों और रक्षा खर्च जो होते हैं उसके आंकड़े देती है, हथियारों के आंकड़े देती है। यही अभी बताई है साहब, सिपरी ने ही बताया है कि सर्वाधिक रक्षा खर्च साहब अमेरिका का है और भारत रक्षा खर्च में चौथे नंबर पे है। भारत कितने नंबर पे है साहब? चौथी रैंक पे। भारत किस रैंक पर है? चौथी रैंक पे है। और इसी के साथ साथ हथियारों के सबसे बड़ा आयातक भारत और निर्यातक यूएसए है। कौन है साहब? यूएसए। यह सब आंकड़े कौन देता है? तो सिपरी देती है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। विस्डेन एक क्रिकेट की पत्रिका है, इस पर किसी खिलाड़ी का, इसके कवर पेज पर किसी खिलाड़ी का फ़ोटो आना उसके लिए सम्मानजनक बात होती है, सम्मान की बात होती है। इसे क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। इस पत्रिका को क्या कहते हैं साहब? क्रिकेट की बाइबिल कहते हैं। क्या कहते हैं साहब? क्रिकेट की बाइबिल कहा जाता है। आगे देखते हैं सर। लिंग परीक्षण निषेध अधिनियम, तो जानते हैं ये 1994 में यह कानून बनाया गया कि अवैध रूप से लिंग परीक्षण कराना गैर कानूनी है, इसके लिए सज़ा हो सकती है। आप किसी भी तरह के डॉक्टर के वहाँ जाएंगे तो देखिएगा हर डॉक्टर लिखा रहता है कि हमारे वहाँ अब लिंग परीक्षण या शिशुओं का लिंग जांच नहीं किया जाता। ठीक है साहब, शिशुओं का लिंग जांच नहीं किया जाता। ठीक है। और जानते हैं हम लोग
ऐसे बोलते हैं देहात साइड में अल्ट्रासाउंड कराया गया, क्या कराया गया, अल्ट्रासाउंड। कुछ लोग बोलते हैं सोनोग्राफी कराया गया, क्या कराया गया, सोनोग्राफी। लेकिन लिंग जांच कराने की विधि का नाम है एमनियोसेंटेसिस। क्या नाम है साहब, एमनियोसेंटेसिस नाम है। क्या नाम है, एमनियोसेंटेसिस। ये अपराध माना जाता है साहब। अभी देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने तो इसके लिए बहुत स्पेशल व्यवस्था करके रखी हुई है। मुखबिर योजना यूपी में चलाई जाती है। कौन सी योजना चलाई जाती है साहब, मुखबिर योजना यूपी में, कि अगर कहीं अवैध रूप से लिंग परीक्षण हो रहा है तो सूचना देने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को इनाम दिया जाता है कि अवैध लिंग परीक्षण को रोका जा सके। अब देखिए साहब, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। रासुका का क्या मतलब हुआ साहब, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ये निवारक निरोध कानून है। कैसा कानून है साहब, निवारक निरोध कानून। इसका मतलब क्या है साहब, जैसे पोटा टाटा था, आशंका के आधार पर, शक के आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और जानते हैं एनएसए अंग्रेजी में बोलते हैं, इसे 1980 में लाया गया। रासुका कब लाया गया साहब, 1980 में लाया गया। देखते हैं सांप्रदायिक मामलों में अक्सर लोगों के पे क्या लगा दिया जाता है, सांप्रदायिक मामला हो, जाति संघर्ष का मामला हो तो एनएसए या रासुका लगा दिया जाता है। कब से लागू है साहब, 1980 से। ध्यान रखेंगे कैसा कानून है, सामान्य कानून नहीं है, निवारक निरोध कानून है। ठीक है साहब, आगे देखते हैं। आउटसोर्सिंग, जब कोई कंपनी अपना काम खुद नहीं करती, कोई कंपनी अपना काम दूसरे कंपनी से कराती है, दूसरी कंपनी से कराती है, उसे ही आउटसोर्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, आउटसोर्सिंग कहते हैं। सामान्य भाषा में कहिए, जब मैं अपना काम खुद नहीं करूंगा, आपसे करवाऊंगा, आउटसोर्सिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, आउटसोर्सिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा साहब, जब कोई कंपनी अपना काम किसी दूसरी कंपनी से कराती है तो उसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। क्या क्या बोलते हैं साहब, आउटसोर्सिंग। और आजकल तो देखिए बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ, ऐसे तमाम कॉन्सेप्ट आ गए हैं। अब तो सरकारें भी पहले संविदा पे देती थी नौकरी, अब आउटसोर्सिंग पे देती हैं। किस पे देती हैं साहब, आउटसोर्सिंग पे। सरकार किसी कंपनी को ठेका दे देती है और कंपनी कर्मचारियों की नियुक्ति करती है। पहले सरकार संविदा पे अपने नियुक्ति करती थी, अब क्या हो रहा है साहब कि सरकार कंपनी को ठेका दे रही है, कंपनी लोगों की नियुक्ति 11 महीने के लिए करती है, वो आउटसोर्सिंग कहा जाता है। उसमें सरकार का कोई टेंशन नहीं है। संविदा वाले में जैसे मान लीजिए सफाई कर्मी हैं, शिक्षा मित्र हैं, संविदा पे हैं। लेकिन आजकल जो तहसीलों और ब्लॉकों में कर्मचारी रखे जाते हैं, वो कैसे रखे जाते हैं साहब, आउटसोर्सिंग पर। वो किसी कंपनी या एजेंसी के माध्यम से सरकार से जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। उनका उत्तरदायित्व कौन निर्धारित करता है, कंपनी निर्धारित करती है। किसको रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन निर्धारित करती है, कंपनी। इससे सरकार अपनी जिम्मेदारियों से क्या हो जाती है, बच जाती है। लेकिन इसको छोड़ते हैं, सीधे ध्यान रखते हैं आउटसोर्सिंग। जब बड़ी कंपनी होगी वो अपना काम किसी और कंपनी से करा रही है, इसे क्या बोलेंगे, आउटसोर्सिंग। आपने एप्पल का नाम सुना होगा, एप्पल का कुछ भी अपने नहीं बनाया जाता। एप्पल अमेरिका की कंपनी है, सब कुछ वो क्या करती है, सॉफ्टवेयर से डेवलप कराती है, बाकी सारी चीज़ें हर चीज़ क्या करती है, कहीं ना कहीं से बनवा करके मंगाती है। ये किसका कॉन्सेप्ट है, आउटसोर्सिंग का। आगे देखते हैं साहब, एआई आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा चर्चा में है। इसका मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या मतलब होता है साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका जनक जॉन मैकार्थी को माना जाता है, जॉन मैकार्थी को माना जाता है। आने वाले समय में सब कुछ साहब एआई पे ही होगा, हर काम किससे होगा, एआई पे होगा। आने वाले समय में बाबू की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारा काम कौन करेगा, एआई से संबंधित उपकरण करेंगे। ठीक है ना साहब, आगे देखते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक, तो भारत में मित्रों 100 माइक्रोन से पतले पॉलीथीन 2022 से प्रतिबंधित हैं। कैसे हैं साहब, 2022 से प्रतिबंधित हैं। ठीक है, चलिए साहब अगला देखते हैं, सीपीसीबी। तो ये होता है साहब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। क्या होता है सर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। ये 1974 में ना जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो था, प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। और ये क्या करता है साहब, प्रदूषण नियंत्रण संबंधित प्रावधान करता है, उनके नियमों की देखरेख करता है। ठीक है ना, एडवाइजरी जारी करता है। आगे देखते हैं,
NCRB तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। तो NCRB साहब बना 1986 में, और ये किसके अधीन काम करता है? गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। और ये करता क्या है साहब? अपराधों के आंकड़े देता है, हर तरह के अपराधों के आंकड़े देता है। नहीं, आप कहते हैं कि सबसे अधिक अपराध कहाँ हो रहे हैं? यूपी में हो रहे हैं। तो कैसे पता चलता है? NCRB के आंकड़ों से पता चलता है। किससे पता चलता है साहब? NCRB के आंकड़ों से पता चलता है। EWS आरक्षण, ये गरीब सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण है। किसको साहब? गरीब सवर्णों को दिया जाने वाला आरक्षण है। इसके लिए 103वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया और उसी के द्वारा EWS आरक्षण दिया गया। और EWS आरक्षण कितना दिया गया साहब? 10% EWS आरक्षण दिया गया है, ठीक है ना। इसके लिए परिवार की आय सीमा जो है, परिवार की आय सीमा 8 लाख से कम होनी चाहिए। आय 8 लाख तक होनी चाहिए। 8 लाख से कम है परिवार की आय सीमा। और भी शर्तें हैं, लेकिन मेन शर्त याद रखिएगा, 8 लाख से कम परिवार की आय सीमा होनी चाहिए। इसके खिलाफ अभी सुप्रीम कोर्ट में केस था, तो 3-2 से इसके पक्ष में निर्णय आया, ठीक है ना। उसमें मामला क्या था कि इंदिरा साहनी केस जो है, इसी के आधार पे निर्णय, मतलब इसी के आधार पे तो 1992 में साहब इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसी का आधार बना करके तमिलनाडु सरकार और अन्य पक्षों ने क्या किया था? EWS आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। हालांकि वो अपील क्या हो गई? खारिज हो गई, मामला खत्म हो गया। लेकिन ध्यान रखेंगे, इंदिरा साहनी केस कब का है साहब? 1992 का, ठीक है ना। अभी होता कैसे है कि आरक्षण जब 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, तो फिर भी तमिलनाडु में 69% आरक्षण, अभी बिहार में 65% आरक्षण करने की बात हो रही है। तो कैसे होता है सर? तो 9वीं अनुसूची का खेल है। किसका खेल है? 9वीं अनुसूची में किसी विषय को राज्य प्रपोजल देगा। राज्य क्या देगा? प्रपोजल देगा कि किसी विषय को राज्य 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, और केंद्र उस पर अनुमोदन दे देगा, 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाएगा। और जो विषय 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसी का फ़ायदा उठा करके आरक्षण बढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। यही मामला है सर। अब देखिए क्रीमी लेयर, ये OBC आरक्षण से संबंधित है साहब, OBC आरक्षण से संबंधित है। अगर किसी परिवार में परिवार की आय 8 लाख रुपए से अधिक है, 8 लाख से अधिक है, तो परिवार क्रीमी लेयर में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिवार क्रीमी लेयर में हो जाएगा, क्रीमी लेयर में हो जाएगा। और आरक्षण नहीं मिलेगा साहब। क्या नहीं मिलेगा? आरक्षण नहीं मिलेगा। क्या होगा? आरक्षण नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह व्यवस्था SC ST के लिए नहीं है। क्रीमी लेयर की व्यवस्था केवल किसके लिए है? OBC वर्ग के लिए। आगे देखते हैं साहब, ठीक है ना। तो इसमें मामले को हम और थोड़ा सा देखेंगे कि ये क्रीमी लेयर क्या है साहब? SC ST से संबंधित नहीं है, केवल किससे संबंधित है? OBC से संबंधित है। अब देखिए, किसी बिंदु पे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप उनको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके बाद से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। आपको PDF के रूप में सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। धन्यवाद।